नमस्कार दोस्तों, एडू टॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे फेसबुक पेज एडू टॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमें वहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। हम यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त रूप से बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों ये जो लेक्चर है एनसीएफ का, वो आपका मनोविज्ञान जहाँ पे भी पूछा जाता है या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे सी टेट हो, एस टेट हो, DSSS हो, कोई भी किसी राज्य का टेट हो, या BA MA साइकोलॉजी का जो टीचिंग का पोर्शन होता है, या नेट के एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर है, उन सब में ये हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि एनसीएफ हमें क्यों पढ़ना चाहिए या एनसीएफ की जानकारी क्यों आवश्यक है, एनसीएफ क्या है, इसे क्यों बनाया गया। तो दोस्तों एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये हमें बताता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए चेंजेस आते जा रहे हैं, और उन चेंजेस के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बच्चों के बीच और उनके अभिभावक के बीच की जो टेक्नोलॉजिकल गैप है, उन चीज़ों को फिलफिल करने के लिए, बच्चों के एग्रेशन को कम करने के लिए, और उनका जो ज्ञान है जो वो सीखते हैं स्कूल में जा कर के, उस ज्ञान को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने भारत के निर्माण में लगा सके, इसके लिए एनसीएफ का निर्माण किया गया। और इसने क्या किया, एक गाइडलाइन तय की, एक रूपरेखा बनाई कि कैसे हम इन नियमों का पालन करके या इस विधि से शिक्षण करके हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं अपने शिक्षण पद्धति का प्रयोग करके। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं, उनके ऊपर राष्ट्र के निर्माण का भार होता है। तो जब अगर वो इस अच्छी स्कूली शिक्षा पा सकेंगे, अच्छी शिक्षण पद्धति से शिक्षा पा सकेंगे, तो वो राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेंगे दोस्तों। तो आइए इसे पॉइंट वाइज आप नोट करते जाइएगा, बहुत ही विस्तृत बात नहीं करेंगे, बहुत ही संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। यहाँ पे एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया। किसने किया दोस्तों? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। कई बार एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछता है, तो आप ये जो है नोट कर लीजिएगा। अब पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा, इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में आपको कई बार पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की बातें सुनने को मिलेंगी। तो आइए ये समझ लेते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या होती है दोस्तों। तो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, जैसे आपने कभी बीएड किया होगा या आपने बीए किया होगा या आपने एमए किया होगा, तो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर सिलेबस आपको दिया जाता है और उस सिलेबस के हिसाब से आपको शिक्षक जो है वो पढ़ाता है। वो आपका हो सकता है 6 महीने का डिज़ाइन किया गया हो या 1 साल के लिए आपका सिलेबस बना हो। तो 1 साल में आपको बता दिया जाता है कि आपको 5 यूनिट पढ़नी है, 10 यूनिट पढ़नी है, 10 इकाइयाँ पढ़नी है, और इन सब बिंदुओं को पढ़ लेना है। वो आपका सिलेबस कहलाता है। अब पाठ्यचर्या क्या होता है? पाठ्यचर्या क्या होता है? सिलेबस के अलावा जो आपके कोर्स का करिकुलम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो छोटा वाला गोला है, ये क्या है? सिलेबस है। और ये बड़ा गोला, ये दोनों एक दूसरे के भाग हैं, ये अलग अलग नहीं है। इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या कोई बहुत बड़ा अंतर रखता है। ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिलेबस में हमने क्या बात कर लिया कि एक फिक्स यूनिट होती है, एक फिक्स इकाई होती है। लेकिन पाठ्यचर्या में क्या होता है, करिकुलम में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे एनएसएस, एनसीसी, या फिर आपको कई असाइनमेंट दिए जाते हैं अलग अलग कि आपको ये बना के लाना है, ये प्रोजेक्ट्स बना के लाना है, मिट्टी के खिलौने बना के लेके आने हैं, आपको 3 दिन के लिए बाहर टूर ले जाया जाएगा, उनका जो है एक रिकॉर्ड बनाना है, उसको असाइनमेंट बना के फाइल के रूप में प्रेजेंट करना है। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पाठ्यचर्या कहलाती हैं। इतनी बात क्लियर हुई। पाठ्यक्रम क्या होता है? वर्णनात्मक होता है, विषय के लिए बनाया जाता है। इसका विषय क्षेत्र संकुचित होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये यूनिट वाइज डिवाइड होता है। 1 साल में आपको इतना ही पढ़ना है, इतने यूनिट के बारे में ही बात करता है। इसे बनाता कौन है? इसे परीक्षा बोर्ड बनाता है। 1 वर्ष या 6 महीने के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है।
करिकुलम ये निर्देशात्मक होता है दोस्तों। कैसा होता है? निर्देशात्मक होता है। पूरे कोर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो पूरे बीएड कोर्स के लिए होगा, अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपके बीए कोर्स के लिए होगा। वो कौन बनाता है इसे? सरकार या उच्च संस्थान बनाती है। कब तक लागू होता है? ये कोर्स समाप्ति तक लागू होता है दोस्तों। ये मौलिक अंतर थे पाठ्यक्रम और पाठचर्या में। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल साहब। एनसीएफ 2005 के निर्देशक कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ दोस्तों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। निबंध में क्या कहा उन्होंने? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब बताते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की ही पूंजी है। वो मानते थे कि जो बच्चे में क्रिएटिविटी होती है वो आगे चल के बच्चे को जो है संपूर्ण विकास की ओर प्रेरित करती है। ये कहाँ से उद्भव हुआ है? सभ्यता व प्रगति से हुआ है। तो एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति होती है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन सब में इसका ट्रांसलेशन किया गया। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एनसीएफ 2005 का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के अधिगम। पूरा का पूरा जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, वो जो है बिना बोझ के अधिगम के सूत्र पे आधारित है। क्या कहते थे ये? शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित का मतलब है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चे का पूरी तरीके से विकास हो। कला, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि सारे क्षेत्रों में बच्चा बहुत ही अच्छा कर सके। तो इसलिए शिक्षा को बाल केंद्रित होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 14 व 15 जुलाई 2004 को मीटिंग हुई। उन बैठकों का परिणाम है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके लिए। बच्चों को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। शिक्षण कैसा हो? मूर्त से अमूर्त की ओर हो। शिक्षण कैसा हो? मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि जो है जो नोन हो, नोन टू अननोन की तरफ बढ़ा जाए, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाए। इसे क्या कहा जाएगा? आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और चिंतन के प्रकार वीडियो का टाइटल है, उसको पूरा देख लीजिए। उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं। इन पांचों सिद्धांतों को मौलिक मान करके, बेस मान करके, आधार मान करके ही जो है पूरी एनसीएफ का निर्माण किया गया है। पहला क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। मतलब जो आप ज्ञान सीख रहे हैं वो ऐसा नहीं केवल स्कूल तक ही सीमित रह जाए, आपका सिलेबस तक, आपकी यूनिट तक, केवल आप 3rd क्लास में 4th तक पहुँचे वहाँ तक ही नहीं, बल्कि उस ज्ञान का प्रयोग आप बाहर भी कर सकें। पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो। आप जानते हैं 3 तरह की टीचिंग होती है। एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की होती है, यानी समझ स्तर का होता है। एक जो है चिंतन मेमोरी लेवल का होता है, मेमोरी स्तर का होता है, स्मृति स्तर का होता है। तो पहला आपका हो गया चिंतन स्तर, दूसरा है समझ स्तर और तीसरा है तर्क स्तर। 3 स्तर पे जो है शिक्षण किया जाता है। तो वो रटन प्रणाली से मुक्त हो, बल्कि बच्चा खुद तर्क कर सके, चिंतन कर सके, उस पे जो है आधारित हो। बालकों का चहुमुखी विकास हो, बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हर क्षेत्र में बच्चा विकास कर सके। परीक्षा को अधिक लचीला व कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। और 5वां है एक ऐसी अधिभावी पहचान कि विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। तो ये इसका 5वां सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल पाठ्यचर्या के 4 सुपरिचित क्षेत्र हैं दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान, ये 4 सुपरिचित क्षेत्र हैं जिसपे जो है एनसीएफ का ज़्यादा फोकस रहा है। अब आइए इसके एक एक पॉइंट्स की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की इस बात की सिफारिश करता है कि विषयों के बीच की दीवारें नीची कर दी जाएं ताकि बच्चों को ज्ञान का समग्र आनंद मिल सके। ये कहते हैं कि बच्चे को हम इस तरह से शिक्षण दें
ताकि वो बच्चा जब सीखे तो उसको आनंद की अनुभूति हो। अब आप दोस्तों याद करिए, जब आप बचपन में आपको संवेदनशीलता पढ़ाया गया था विज्ञान में, कि जब हम छुई मुई का पेड़ होता है, जब उसको हम टच करते हैं, उसको छूते हैं तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। जब हम अपनी कक्षा से बाहर निकले और हम जाके फील्ड में हमने जैसे ही अपनी छुई मुई के पौधों को छुआ, उनकी पत्तियां मुरझा जाती, तो हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी कि जो हमने ज्ञान पढ़ा है, जो हमने ज्ञान देखा है, उसका हम प्रयोग कर पा रहे हैं। तो उससे हमें जो ज्ञान की अनुभूति मिलती है, वो एनसीएफ का उद्देश्य था। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि उसे हम रियल जीवन से जोड़ सकें। दोस्तों जो भी हम पढ़ाएं, शिक्षक का आज दायित्व ये है कि जो भी आप पढ़ाएं उसे, तो वो जाके वास्तविक जीवन में उसका यूज़। आपने उसे पढ़ाया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या होता है, अब वो जब घर पे जाता है, कोई चीज़ वो आसमान में उछालता है और वो नीचे आके गिर जाती है, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ आसमान में इसलिए नहीं चली गई क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। त्रिभाषा फार्मूले की बात की गई है। इसमें कहा गया कि एक तो उसका मदर टंग होगा, उसकी मातृभाषा होगी, एक उसकी जो है क्षेत्रीय भाषा होगी, और उसको अंग्रेजी भी उसमें जो है प्रमुख रूप से शामिल किया जाएगा। तो ये त्रिभाषा फार्मूला, यानी कि बच्चे को कम से कम 3 लैंग्वेज जरूर सिखाया जाना चाहिए। भाषा के विकास के कारण जो है उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। कैसे होगा? मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है जो इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेता है, एक बच्चा है जो कि उसकी मातृभाषा बहुत अच्छी है, एक कोई अदर लैंग्वेज जानता है। लैंग्वेज भाषा के विकास से क्या होगा कि उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो काफ़ी अच्छे ढंग से होगा, और वो अलग अलग भाषाओं की किताबें पढ़ने में समर्थ होगा, अलग अलग भाषाओं के संदर्भों को पढ़ने में, समझने में समर्थ हो जाएगा। दोस्तों तो त्रिभाषा फार्मूला को लॉन्च करने की बात कही गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गणित। इन्होंने कहा कि गणित का चिंतन, गणित का जो हम शिक्षण करें वो इस तरह से करें ताकि बच्चों में क्या डेवलप हो सके, चिंतन व तर्क विकसित हो सके। तो गणित का चिंतन या गणित का शिक्षण कैसे करें ताकि बच्चों में चिंतन व तर्क विकसित हो सके। विज्ञान को अनुभव से जांचने वाला होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बात कही गई इसमें। तर्क शक्ति रचनात्मक क्षमताओं के आकलन का आधार बनाए रखने की क्षमता को, एग्जैक्टली इसमें यह भी कहा गया कि बच्चे का जो हम असेसमेंट करते हैं, उसका जो मूल्यांकन करते हैं, वो ये ना हो कि बच्चे ने, आपने उसे पढ़ाया था कि 1886 की जो क्रांति थी, 1893 की जो क्रांति थी, वो किन किन योद्धाओं पे लड़ी गई थी, क्या क्या उसके उद्देश्य थे। अब आपने जो आंसर, जो भी उत्तर लिखवाया है, अगर बच्चा वही लिखता है तो आप उसे नंबर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे ने उत्तर लिखते वक्त कौन कौन से नए तथ्यों को जोड़ा है, उसके अपने विचार कहाँ तक हैं और कितना ज़्यादा वो रिलेवेंट है। तो जब भी हम बच्चे का मूल्यांकन करें, एनसीएफ कहता है, तो हम उसे रटने की क्षमता पे ज़्यादा फोकस ना करें, बल्कि उसके रचनात्मक क्षमताओं को आकलन का आधार बनाएं। जो ये दस्तावेज था एनसीएफ का, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके कुछ उद्देश्य थे, आइए इसे जानते हैं। पहला उद्देश्य था विचार व क्रम की स्वतंत्रता। आपके थॉट, आपका जो काम है उसके करने के लिए आपके पास फ्रीडम हो। दूसरों की भलाई, भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता हो। आपकी शिक्षण पद्धति ऐसी हो जो कि बच्चों में ये विकास कर सके कि दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति उसके अंदर संवेदनशीलता विकसित हो सके। अगर वो देखता है कि कोई बच्चा है जो कि किसी अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसकी मदद करने की उसकी इच्छा जागृत हो। नई स्थितियों का लचीलेपन और रचनात्मक तरीकों से सामना करना। अगला है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति, आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता। समाज में वो अपने ज्ञान का प्रयोग किस तरह से कर सकता है, अपने ज्ञान का जो उसने निर्माण किया है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है, उसको कैसे एप्लीकेशन के रूप में यूज़ कर सकता है, ये भी जो है ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है एनसीएफ के अनुसार। 5 प्रमुख अध्याय हैं एनसीएफ के। पहले अध्याय में इसकी परिचय, उसके इंट्रोडक्शन की बात की गई है, इसके आउटलाइन की बात की, इसके लक्ष्य क्या है इसकी बात की जाती है। तो इसमें ये बताया गया है कि शिक्षा बिना बोझ के, सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को
कम करना। इसमें यह बताया गया कि बच्चे को जो बहुत ज़्यादा सिलेबस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा करिकुलम उससे नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस काम के लिए, जिस मेन थिंग के लिए उसने एडमिशन लिया उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। संविधान में उल्लिखित जैसे कि सामाजिक न्याय, समता, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठचर्या का जो है अभ्यास करना चाहिए। बच्चे के लिए जो भी डिज़ाइन किया जाता है, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो इस तरह से हो ताकि वो धर्मनिरपेक्ष हो, किसी धर्म विशेष के लिए वो फोकस ना हो। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड अध्याय है इसका 5 अध्याय में बांटा गया था। पहला अध्याय इसकी परिचर्या पे बात करता है, उसके लक्ष्यों पे बात करता है। जो अध्याय 2 है एनसीएफ का, वो बात करता है कि ज्ञान की प्रकृति और बच्चों की सीखने की कार्यनीतियों पर चर्चा की जाती है इसमें दोस्तों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बस ये याद रखना है, जो अध्याय 2 था, कि इसमें समावेशी शिक्षा पे बल दिया गया था। समावेशी शिक्षा क्या होती है? एक शिक्षक को चाहिए कि जो उसके बच्चे हैं वो भले ही अलग अलग संप्रदाय के हों, भले ही अलग अलग जाति के हों, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हों, अलग अलग भाषा बोलते हों, या उनकी बुद्धि अलग अलग हो, उनके कपड़े, रहन सहन का ढंग अलग अलग हो, शिक्षक को चाहिए कि उन सबको इकट्ठा बैठा के एक ही नज़र दृष्टि से सबको शिक्षा दें। उस शिक्षा को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो अध्याय 2 का उद्देश्य है कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाए। ये जो है अध्याय 2 का मेन फोकस था दोस्तों। ये मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप उससे जो है बाकी चीज़ें देख लीजिएगा। मेन टॉपिक को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अध्याय 3 में क्या कहा जाता है कि पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें। पाठचर्या की मैंने बात कर ली, करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, कि इस तरह से ये डिज़ाइन किया जाए ताकि बच्चे को जो उसका ज्ञान है, जो उसका सीखा गया ज्ञान है, वो केवल ऐसा ना हो कि क्लास तक ही सीमित रहे, जैसे हमने पहले बात किया, बल्कि उसके ज्ञान का प्रयोग वो अपने समाज के निर्माण में भी कर सके, ताकि शिक्षा क्या हो, बहुमुखी विकास की ओर प्रेरित करे बच्चे को। त्रिभाषा फार्मूला पे आधारित था कि एक घरेलू भाषा होनी चाहिए, एक उसकी मातृभाषा हो, और तीसरी जो है आदिवासी भाषाएं भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इसके अलावा अंग्रेजी को एक ऑप्शनल विषय के रूप में भी इसमें शामिल किया जाए। इसे आप देख लीजिएगा, पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा मैं। बाकी हर एक चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैंने उसको जो है बता दिया है। ठीक है, अध्याय 4 की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि स्कूल के लोकाचार की गुणवत्ता को सुधारने के लिए संसाधन जुटाए जाएं। इसमें क्या है कि बच्चे के लिए जो टीचिंग है उसके लिए अगर प्रोजेक्टर की आवश्यकता है, कंप्यूटर की आवश्यकता है, उसके लिए टूल्स चाहिए, उसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, पाचन तंत्र पढ़ाना है, तो उसके पढ़ाने के लिए जो टूल्स चाहिए, जो प्रोजेक्टर चाहिए, जो मैप चाहिए, उन सब की व्यवस्था भी कराई जाए, ताकि बच्चे अलग अलग तरीके से सीख सके। हो सकता है किसी बच्चे को देख के बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हो, किसी को सुन के बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हो, किसी को छू के चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाती हो। तो उन सब के लिए जो है हम संसाधन जुटा पाएँ, उसकी भी व्यवस्था की जाए। अध्याय 5 की इसमें क्या बात की जाती है? इसमें कहा जाता है कि बच्चों के कक्षा के अनुभव को इस तरह से आयोजित करना जिससे उनके ज्ञान सृजित करने का अवसर मिले। ये कैसे हो सकता है? इसमें हम क्या करें कि बच्चे को अलग अलग एक्टिविटी में पार्ट करा सकते हैं, भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों के लिए स्कूल में सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया जाए, कला प्रतियोगिता आयोजित की जाए, अलग अलग निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाए, पर्यावरण के जितने मुद्दे हैं उनको शामिल किया जाए। अर्थात जो भी बच्चे सीख रहे हैं उनका समाज में क्या योगदान हो सकता है उस पर भी विशेष रूप से चर्चा किया जाए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप ओवरऑल बात करें कि एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की क्या जरूरत पड़ गई थी सरकार को, तो केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि सरकार या एनसीईआरटी ये चाहती थी, शिक्षा मंत्रालय ये चाहता था कि बच्चे क्या हो रहे हैं कि हर साल
कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ते जा रहे हैं, कुछ नई नई तकनीकी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारी शिक्षण पद्धति वही पुरानी है। तो एनसीए अब चाहता है कि हर 15 साल के बाद उसे रिवाइज किया जाए, इवन हर 5 साल के बाद उसे रिवाइज किया जाए, ताकि जो नई लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं उसे भी शिक्षण पद्धति में यूज़ किया जाए और जो भी कमियां रह जाती हैं उनको भी दूर किया जाए, ताकि जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, अलग अलग आईक्यू के लोग हैं, उन सब में सामंजस्य बना रह सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की शिक्षा का प्रयोग अपने समाज के निर्माण में कर सकें। दोस्तों कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप एक मंजिल चुनिए और बिना रुके बिना थके उस पर चलते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों एडुटॉक फॉर यू आपके सफलता की कामना करता है और आप हमारे फेसबुक पेज एडुटॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमें ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आगे चल के हमने प्लान किया है कि हम नेट की तैयारी भी करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नेट की तैयारी कराई जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कितने लोग नेट की तैयारी करना चाहते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक दोस्तों, नमस्कार।